नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम क्या है मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र, रिवराइन सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश और रिवराइन सिस्टम में आने वाली नदियों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, पहले ये जान लें कि अफवाह तंत्र क्या होता है या जिसे हम रिवराइन सिस्टम कह रहे हैं वो क्या होता है। नदी तंत्र या अपवाह तंत्र लगभग एक जैसी ही बात है। अपवाह तंत्र मतलब जो फ्लो हो रहा है एक जगह पे, और रिवराइन मतलब किस नदी से ये मिल का तंत्र है, तो उसे बोलेंगे नदी तंत्र। और जिस क्षेत्र में वो फैला हुआ है तो वो तब कह रहा है, जब मतलब भौगोलिक पर्सपेक्टिव से उसे देखेंगे तब बोलेंगे उसे अपवाह तंत्र, और जब उसे नदी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तब बोलेंगे उसे नदी तंत्र कि ये किस नदी का तंत्र। ठीक। और नदी घाटी और नदी बेसिन आप जानते हो, नदी घाटी या नदी बेसिन क्या होती है। तो जब नदी ना जिस क्षेत्र का पूरे का बेसिन क्या होता है, ये बॉस बेसिन जैसे ही है। बॉस बेसिन में क्या रहता है, पानी कहीं भी डालो एक जगह आता है, तो वैसे ही कहीं से भी पानी आके जब एक जगह सिंक होता है तो वो सारी चीज क्या कहलाती है, वो नदी बेसिन या नदी घाटी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ दो तीन चीजें हो गई अपनी, नदी घाटी या नदी बेसिन क्या होती है, नदी तंत्र या अपवाह तंत्र क्या होता है। तो नदीय तंत्र या अपवाह तंत्र की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के पास कितने हैं, पूरे 5 नदी तंत्र। तो 5 नदी तंत्र कौन कौन से हैं, पहले ये देखें। तो मध्य प्रदेश की मैक्सिमम जो नदियां हैं वो क्या हैं, भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र कौन सा है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र का हिस्सा है, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन होता है, और वो कहाँ जाती हैं, यमुना में या गंगा में जाके मिलती हैं। तो 5 में सबसे पहले गंगा यमुना अपवाह तंत्र। तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र में कौन सी आती हैं अपनी, देखो चंबल है, चंबल की सहायक नदियां हैं, चंबल है, बेतवा है, कैन है, ये तीनों यमुना में मिलती हैं। और सोन और टॉस जाके कहाँ मिलती है, कहाँ पे मिलती है, सीधे गंगा में। तो इस तरीके से ये 5 नदियां जाके कहाँ मिल रही हैं, गंगा यमुना अपवाह तंत्र में जाकर मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नर्मदा अपवाह तंत्र, जो क्या है, एक सेपरेट अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी का अपना। और नर्मदा नदी में नर्मदा और उसकी सहायक नदियां जितनी हैं वो सारी की सारी आती हैं। इसके बाद तीसरा हम देखें तो नर्मदा के नीचे आता है कौन सा, ताप्ती अपवाह तंत्र, जिसमें ताप्ती नदी और ताप्ती की सहायक नदियां आती हैं, पूर्वा और गिरना। इसके बाद 3 हो गए। इसके बाद है माही नदी तंत्र। तो माही नदी का उसका भी अपना एक नदी तंत्र सेपरेट है, और उसमें उसकी सहायक नदियां आती है केवल। और पांचवा जो अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है, बैन गंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में कितने हो गए, 5 अपवाह तंत्र हो गए। 5 में से सबसे सबसे पहला कौन सा है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। दूसरा कौन सा है, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तीसरा कौन सा है, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र। चौथा कौन सा है, माही नदी अपवाह तंत्र। और 5वां कौन सा है, बैन गंगा अपवाह तंत्र। इस तरीके से 5 अपवाह तंत्र एग्जिस्ट करते हैं मध्य प्रदेश में। तो इन 5 अपवाह तंत्रों के अंतर्गत आने वाली जो भी नदियां हैं उनका अध्ययन इस लेसन में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम एमपी की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी, सबसे फेमस नदी के बारे में। ठीक है, एमपी में नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में क्या है, लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने के बाद जो प्रसिद्ध भूगोलविद थे टोलेमी, उन्होंने इसे नाम दिया था नामोदुस। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, रेवा है, सोमा देवी है, मैकलसुता और रेवा, ये इसके क्या हैं, अन्य नाम हैं जिनसे ये प्रचलित है। इसके बाद किसी भी नदी में हम क्या देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो उद्गम के बारे में हम एक देखें तो किसमें, अनूपपुर जिले में कौन सा है, अनूपपुर जिले में अमरकंटक। अमरकंटक किसका हिस्सा है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी का हिस्सा है अमरकंटक। तो अमरकंटक से निकलती है जो कि अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ तहसील में आता है। तो और अनूपपुर से निकलने के बाद ये कहाँ जाती है, डिंडोरी में जाती है। यहाँ अनूपपुर से डिंडोरी मंडला का चक्कर लगाते हुए जबलपुर, नरसिंहपुर और होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर और हरदा, खंडवा, खरगोन, देवास है,
तो खंडवा, खरगोन, बड़वानी और उसके बाद अलीराजपुर की सीमा बनाते हुए ये कहाँ चली जाती है, गुजरात में एंटर कर जाती है। फिर इसका समापन कहाँ होता है, तो खंबात की खाड़ी में होता है। सूरत जिले में भरूच के पास में क्या है, ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में समाहित हो जाती है। वहां पे क्या करती है, ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये उद्गम हो गया, समापन हो गया। अब देखें हम इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, या सबसे पहले देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो नर्मदा की पूरी लंबाई है 13-12 किलोमीटर, 12-13 नहीं पढ़ना हमें, 13-12 किलोमीटर। तो 13-12 किलोमीटर हो गई किसकी, नर्मदा की लंबाई 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितनी है, 1077 किलोमीटर है, 1077 किलोमीटर। और अब्बा क्षेत्र इसका है 98,000 से ऊपर किलोमीटर स्क्वायर इसका अब्बा है। इसके कितने जिले आते हैं, 15 जिलों में ये फ्लो करती है। 15 जिले हमने अभी देखे थे सबके नाम, तो ये 15 जिलों में ये फ्लो करती है। इसकी सहायक नदियां देखें तो इसमें 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें क्या है, बाएं तट से 22 मिलती हैं और उधर दाएं तट से कितनी मिलती हैं, 19। तो बाएं तट में हम देखें तो सबसे पहले थावर है, बंजर है, सेर है, तवा है, छोटी तवा है, गोई है, बेदा है, कुंडा, सुक्ता, ये सारी किधर से मिलती हैं, इसके दाएं तट से मिलती है, जो नीचे से ऊपर की तरफ है। फिर ऊपर से जो मिलती हैं तो उधर देख लें अपन, मान है, हथनी है, फिर चोरल है मऊ से, कोलार है सीहोर से, बरगी है रायसेन से, और बारना, हिरण, ये सारी की सारी कहाँ से निकलती हैं, इसके दाएं तट से मिलने वाली हैं। 19 और 22 किधर से मिलती हैं, बाएं तट से मिलती हैं। इस तरीके से इसकी 41 ट्रिब्यूटरीज हैं या सहायक नदियां हैं। इसके बाद इसमें परियोजनाएं देखें तो परियोजनाएं कितनी है, इस पर 29 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे छोटे बांध निर्मित किए गए हैं। इसमें से महत्वपूर्ण देखें हम बांध तो कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, देखो ओमकारेश्वर सबसे पहले है, इंदिरा सागर खंडवा में जो एमपी का सबसे बड़ा बांध है, कौन सा, ओमकारेश्वर खंडवा, 93 मीटर के अप्रोक्स। इसके बाद इसके आगे बनाया गया ओमकारेश्वर बांध, इसके आगे महेश्वर खरगोन में महेश्वर बांध है, और गुजरात में जाके इस पर सबसे बड़ा बांध बना है, कौन सा, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, इस तरीके से इस पर, और इसकी जो सहायक नदियां उन पर बहुत छोटे छोटे बांध हैं। इस तरीके से वो कुल कितने हो जाते हैं, 29 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे छोटे बांध हैं। कुछ सिंचाई परियोजना है। इसके महत्वपूर्ण बांध हमने देख लिए हैं, नर्मदा नदी। इसके बाद क्या है, प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं, तो जलप्रपात है कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, उसके बाद भेड़ाघाट है जबलपुर में आके, और महेश्वर में आके सहस्त्रधारा जलप्रपात। इस तरीके से इसके 4 जलप्रपात हो गए। कौन कौन से शहर बसते हैं, तो वो हम देखें तो कौन सा है, जबलपुर है, जबलपुर के बाद होशंगाबाद शहर इसके किनारे है, होशंगाबाद है, बड़वाहा है, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, ये सारे शहर इसके किनारे पर निर्मित हैं। इसको रिवर ऑफ प्लेजर कहते हैं। महासीर नदी, महासीर जो मछली है वो सिर्फ कहाँ पे पाई जाती है, नदी मध्य प्रदेश में सिर्फ नर्मदा नदी में पाई जाती है महासीर मछली, जिसे राज्य की मछली होने का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, और जो AN खोसला समिति है, यहाँ पे ध्यान रखना, तो वो नर्मदा जल बंटवारे को लेकर जो विवाद था उसके संबंध में गठित की गई थी AN खोसला समिति। ठीक है, नर्मदा जल बंटवारे से संबंधित है। इसके बाद देखें तो नर्मदा का कौन सा है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 10 सितंबर 1980 में, जिसने 20 सितंबर से काम चालू किया। इसके बाद नर्मदा विकास प्राधिकरण है, नर्मदा डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वो बनी है 1985 में। ये उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, ये नर्मदा से रिलेटेड हो गया। इसकी सहायक नदियां, उन पर कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं, वो हम जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे उनमें देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने उनके नाम थे वो देख लिए, कौन सी थी, बंजर है, थावर है, बंजर है, थावर है, बंजर है, शेर है, तवा, छोटी तवा, सुक्ता, गोई, कुंडा, ये सारी हो गई। उधर हथनी, मान, चोरल हो गई, और इसके बाद कोलार है और हिरण है, ये सारी उधर से मिलती है। तो इस तरीके से हमारा नर्मदा अपवाह तंत्र पूरा हो गया। ठीक है, नर्मदा नदी पूरी हो गई। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड नदी, वो कौन सी है, चंबल नदी। चंबल नदी का पौराणिक नाम क्या है, चरमावती। अब पौराणिक नाम चरमावती है, वो कहाँ से आया, तो
कालिदास ने जो मेघदूत लिखी है उसमें इसके नाम के लिए कौन सा नाम इस्तेमाल किया है? चरमावती किया है। और रसिक प्रिया में किसने? केशव दास ने जो रसिक प्रिया लिखी है ना उसमें भी इसके लिए चरमावती नाम का इस्तेमाल किया है चंबल के लिए। तो इसका पौराणिक नाम इस तरीके से क्या हो गया? चरमावती। अब चरमावती ये कहाँ से निकलती है? देखो इस तरफ से हमें पता है ये सारी की सारी विंध्याचल रेंज है, नर्मदा के जो कैचमेंट है उसके उस तरफ। क्योंकि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखें तो सारा का सारा पठारी क्षेत्र है, बस इसके बीच में एक भ्रंश घाटी है। वो कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा सोन घाटी, जो कि ये गहरी घाटी है, डीप, जिसमें नर्मदा बहती है। तो नर्मदा का क्षेत्र तो सुरक्षित है। अब सारी नदियां जो भी निकलेंगी वो कहां से निकलेंगी? विंध्याचल रेंज से निकलेंगी और सारी की सारी किधर फ्लो करेंगी? उत्तर, और वहां से पूर्व में, उत्तर पूर्व की ओर फ्लो करेंगी सारी नदियां। सिर्फ 3 नदियां हैं मध्य प्रदेश की जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती, और वो कहां से? पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर फ्लो करती हैं। वो कौन कौन सी है? पहली तो हमने पढ़ ली नर्मदा, दूसरी है ताप्ती नदी और तीसरी है माही नदी। तो ये यूनिक नदियां हैं मध्य प्रदेश की 3, जो कि इस सारे पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं और किस तरफ जाती हैं? पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ फ्लो करती हैं। जबकि मध्य प्रदेश की ज्यादातर नदियां किधर जाती हैं? निकलती हैं और फिर उत्तर से ऐसे पूर्व की तरफ टर्न करती हैं, ऐसा, क्योंकि इस तरफ के लिए फ्लो है। ठीक। और जो सतपुड़ा में दक्षिण की तरफ निकलती है सतपुड़ा मेकल श्रेणी से, तो वो गोदावरी वाले क्रैचमेंट में, क्योंकि सतपुड़ा मेकल श्रेणी है वो क्या है? हमने पढ़ा था जल विभाजक का काम करती है नर्मदा घाटी में और गोदावरी घाटी के बीच में। सतपुड़ा मेकल श्रेणी जल विभाजक का काम करती है और दोनों के जल को सेपरेट करती है। तो जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी के दक्षिण की तरफ से निकलेंगी वो कहां जाएंगी? गोदावरी में। ठीक, ये सामान्य सी समझ हमने बना ली। अब हम चलते हैं किसमें? इसका उद्गम कहां से होता है? किसका? चंबल का। चंबल का उद्गम होगा जोनापाव पहाड़ी महू से, और यहां से ये जाते हुए ऐसे चली जाए। ठीक है। अब हम यहां देखें तो जोनापाव पहाड़ी विंध्याचल रेंज में महू इंदौर से इसका तो क्या हो गया? उद्गम हो गया। समापन कहाँ हो गया? ये अटावा के पास 38 किलोमीटर ये दूर है। तो वो वहां पे जाके ये कहाँ पे मिलती है? यमुना नदी में मिल जाती है चंबल। चंबल है। अब चंबल की लंबाई कितनी है? तो चंबल पूरी 965 किलोमीटर फ्लो करती है। चंबल की लंबाई हो गई। इसके बाद चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो चंबल की सहायक नदियां हैं काली सिंध है, पार्वती है, बनास है और सिंध है। काली सिंध, बनास और पार्वती, ये किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां। इस पर कौन कौन सी परियोजना है? तो इस पर क्या है? गांधी सागर है मध्य प्रदेश के मंदसौर में, इसके बाद राणा सागर और जवाहर सागर, ये 3 परियोजना है। और ये जो गांधी सागर परियोजना है वो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना थी। ठीक है। और ये गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर तीनों नदियों में मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा कितना है? 50-50 है। दोनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। ये हो गई चंबल की परियोजना। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी थी? काली सिंध, पार्वती और बारिश की महत्वपूर्ण नदियां। अब चंबल नदी के जलप्रपात देखे जाएं, परियोजनाएं हो गई, उसकी सहायक नदियां हो गई। जलप्रपात कौन कौन से? एक तो क्या है? कोटा के भैंसरोडगढ़ में ये चूलिया जलप्रपात बनाती है जो बड़ा है। और इधर जो यहाँ पे बनाती है वो कौन से जलप्रपात बनाती है? जब ये निकलती है वहीं पे एक तो पाताल पानी है और एक झांडीताह नाम से इंदौर में ही बनाती है। 2 छोटे जलप्रपात हैं। और जो भैंसरोडगढ़ कोटा में जाके है वो कौन सा है? चूलिया जलप्रपात, वो इसका बड़ा जलप्रपात है। ठीक है। तो ये हो गई चंबल के बारे में। चंबल नदी कंप्लीट हुई। चंबल के बाद देखेंगे हम क्षिप्रा नदी। इसको क्या बोलते थे? इसका पौराणिक नाम था शिवप्रिया। अब यहाँ पे क्या है? अपने यहाँ पे कॉमन सी टेंडेंसी रहती है कि नामों को सरल करना है। तो शिवप्रिया से शिवप्रिया कहने लगे, शिप्रा से, और शिवप्रिया कहते कहते सी बा हट गया और पीछे का हटा और वो हो गया शिप्रा।
सिप्रा, सिप्रा से कहते कहते अब सिप्रा से हो गया छिप्रा, ऐसे उसका नाम चेंज कर दिया। और इसके और नाम है तो वो क्या है, पापहरणी है, पूर्ण सलिला है, मोक्षदायिनी है, कनक श्रृंगा है, सोमवती, ये उसके कुछ महत्वपूर्ण नाम है। कौन कौन से, पापहरणी, मोक्षदायिनी, कनक श्रृंगा, सोमवती और पूर्ण सलिला, ये इसके नाम हो गए किसके, क्षिप्रा नदी के। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, अब हम उद्गम देखें तो उद्गम ये कहाँ से निकलती थी, जौनापाव मऊ से, ये निकलती है काकरी बरडी मऊ से। ठीक है, काकरी बरडी इंदौर मऊ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है, रतलाम मंदसौर में, ये किस में मिल जाती है, चंबल में जाके मिल जाती है, चंबल में जाके मिलती है। कितने टोटल किलोमीटर चलती है, 195 किलोमीटर, जिसमें से ये 93 किलोमीटर तो केवल कहाँ चलती है, उज्जैन में चलती है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं खान और गंभीर, दो नदियां खान और गंभीर। ठीक है, स्कंद पुराण में इसके लिए पूरा एक खंड है आवन्य खंड के नाम से। ठीक है, इसमें इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया है कि ये वो जो भगवान ने बराह अवतार लिया था, विष्णु भगवान ने बहुत से पैदा हुई, उसी में कहा कभी ये ब्रह्मा जी के कमंडल से पैदा हुई। और एक जगह तो ये मिलता है कि अत्रि जी की तपस्या के प्रताप से ये यहाँ पर आई। 12 वर्ष में इसके किनारे पर सिंहस्थ का मेला आयोजित होता है, जैसा कि हमें मालूम ही है। और चूंकि इसके किनारे महाकाल का मंदिर है, सिंहस्थ का मेला आयोजित होता है, तो इसका धार्मिक परसेप्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसे बहुत पवित्र माना जाता है। अब ये मालवा की गंगा हो गई, चूंकि कभी कभी क्या रहता है, इसमें पानी की कमी आ जाती है, क्योंकि ये कोई ग्लेशियर वाली नदी तो है नहीं, बरसाती नदियां हैं, इसमें पानी की कमी आ जाती है। और जिस समय सिंहस्थ आयोजित हो उस समय पानी की कमी हो तो लोग तो क्या है, इसके धार्मिक महत्व को प्रॉपर बनाए रखने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने क्या करा, बनाई नर्मदा क्षिप्रा चैन लिंक परियोजना, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि जो खरगोन है, खरगोन के सिलसिलिया गांव का एक तालाब है, वहां से नर्मदा के पानी को उठा के 49 किलोमीटर इंदौर की उज्जैनी गांव में लाके छिप्रा में मिलाया गया है। इसे नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्षिप्रा नदी हो गई। टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 195। चंबल की कितनी थी, 965। इंदौर और इससे पहले जो नर्मदा पड़ी थी उसकी कितनी थी, 1312 थी और 1077 एमपी में फ्लो करती थी। ठीक है, इसके बाद छिप्रा के बाद देखेंगे हम सोन नदी। तो सोन नदी का नाम क्या है, सुवर्ण है, सुभागदी है, सोनभद्र है, और टॉलेमी ने इसे सोवा कहा, हिरण्यवाह, ऐसे ऐसे इसके नाम। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में से सौभाग्य नाम से जाना जाता है। कहाँ से निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। तो सोन भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक से निकलती है, मैकाल श्रेणी से। समापन क्या होता है, पटना में दीनापुर के पास, ये क्या है, डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती है। इसकी लंबाई हो गई 780 किलोमीटर है। इसकी कुछ वो है क्या, ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, सहायक नदियां, जोहिला है, रेहंद है और गोपद। जोहिला, रेहंद, गोपद, बनास, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इसकी जो रेहंद है उस पर क्या है, रेहंद सहायक नदी है, उस पर कौन सा बना है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, एक डैम बना हुआ है यूपी में। और खुद इस पर कौन सा है, सोन पर देवलोथ शहडोल में इस पर क्या बना है, बाण सागर। चूंकि जो बाणभट्ट थे उन्होंने अपने जीवन के लगभग 14 वर्ष इसी नदी के किनारे गुजारे, इसलिए इसका जो सागर है देवलोथ शहडोल में जो बांध बनाया गया उसके सागर का नाम क्या रख दिया है, बाण सागर के नाम से रखा गया है। कहाँ पे ये नदी, ठीक है, ये सोन हो गई और लगभग बघेलखंड के पठार को ये पानी पहुंचाती है पूरे, हम देख रहे होंगे इस मैप पे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, सारी नदियों का जो भी बेसिन है, नदी बेसिन है, वो दिखाया गया। ठीक है, तो ये सोन का बेसिन था, ठीक है, जो बघेलखंड के पठार को कवर करता है। और इसकी जो इस पर जो वो बना हुआ है बांध, वो कहाँ पे, शहडोल में है, देवलोथ शहडोल में। और ये किस किस की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, तीनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और जो रेहंद परियोजना है उससे केवल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को विद्युत प्रदाय की जाती है, जो कि यूपी में बनी है। कौन सी नदी पर, रेहंद नदी पर।
और इसकी लंबाई देख ली हमने कितनी, 780 किलोमीटर के आसपास है। जोहिला, रेहंद, गोपद, बनास इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये हो गई हमारी सोन नदी। सोन नदी के बाद आते हैं हम बेतवा नदी पे। बेतवा नदी कहाँ पे है, ये बेतवा का कैचमेंट बाड़ी गांव रायसेन से निकलती है, झांसी में एंटर करती है, फिर छतरपुर कंकड़ में प्रवेश करती है और फिर यहाँ से यमुना में कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका नेत्रावती पौराणिक नाम है। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है क्योंकि ये प्रदूषित इतनी है कि इसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये बुंदेलखंड की लाइफलाइन है क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की कमी है और ये वहां के उस चीज को कम करती है। ठीक है, पानी की पूर्ति करती है, तो इसको क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड की लाइफलाइन कहा जाता है बेतवा नदी को। बेतवा कहाँ से निकलती है, कुमरा गांव रायसेन से। बाड़ी गांव रायसेन से दूसरी निकलती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये कुमरा गांव रायसेन से कौन सी निकलती है, बेतवा निकलती है। कहाँ पे मिल जाती है, यमुना में जाके मिलती है, उत्तर में यमुना में मिलती है। कुल लंबाई इसकी 590 किलोमीटर। और ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी, ये दसान दिख रही है, दसान का कैचमेंट एरिया। तो दसान है, बीना है, हलाली, ये इसकी तीन क्या है, सहायक नदियां हैं, दसान, बीना और हलाली। इसमें बीना पे सागर में क्या है, एक भालकुंड जलप्रपात है, बनाती है। इस पर कौन कौन सी परियोजना है, तो परियोजना यदि देखें तो ये झांसी में इस पे कौन सी बनाई गई है, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना राजघाट परियोजना है। यहाँ से क्या होता है, ये मध्य प्रदेश को देते हैं भांडेर नहर, जिससे दतिया और ग्वालियर को पानी प्राप्त होता है। ठीक है, और एक इसकी हलाली है, पढ़ा ना हमने, बीना, बीना पर तो भालकुंड जलप्रपात हो गया, बीना, हलाली और धसान। तो धसान ये है धसान, ये दसान का कैचमेंट एरिया। और हलाली है वो यहीं से निकलती है, रायसेन से। तो रायसेन और विदिशा को, जो हलाली परियोजना है उससे रायसेन और विदिशा को सिंचाई के लिए पानी की प्राप्ति होती है, उससे हलाली नहर निकली है। तो ये हो गई बेतवा के बारे में जानकारी। अब चलते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी को पुराणों में क्या है, सूर्य की पुत्री माना गया है। तो उसके ताप के कारण इसका नाम तापी और फिर ताप्ती पड़ गया। उद्गम कहाँ से होता है, बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। और ये चलती है ऐसे ऐसे खंडवा और फिर ये इसके किनारे किनारे होके महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाती हुई चली जाती है और वहीं खंबात की खाड़ी में सूरत के निकट जाके ये ज्वार नदमुख बना के अरब सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। बेतवा की कितनी थी, 590 किलोमीटर। सोन की कितनी थी, 780 किलोमीटर। ठीक है, चंबल की कितनी थी, 965 किलोमीटर। इंदौर और इसकी कितनी है, नर्मदा की 13 बार है। सोन की 780, ध्यान रख लेना। ताप्ती की कितनी हो गई, 724। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, पूर्वा है, गिरना है, बोरी है, पंजार और अमरावती। ये इसकी सहायक नदियां हैं, पूर्वा, गिरना, पंजार और अमरावती। काकरापारा और उकाईस पर 2 परियोजनाएं बनी है, जो कहाँ पर बनी है, गुजरात में बनी है। मध्य प्रदेश में कोई परियोजना नहीं है। इसमें क्या है, इसकी खास बात, इस नदी में क्या है, मिट्टी के द्वीप पाए जाते हैं। और एक बुरहानपुर शहर और गुजरात का सूरत शहर, वो किसके किनारे हैं, ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये कौन सी हो जाती है, ताप्ती नदी कंप्लीट होती है। इसके बाद देखेंगे हम टोंस नदी। टोंस कहाँ से निकलती है, मैयर से टोंस। मैयर सतना से कौन सी निकलती है, टोंस, जिसका पौराणिक नाम क्या था, पौराणिक नाम क्या था, पौराणिक नाम है तमसा। पौराणिक नाम मार्कंडेय, मत्स्य, वाल्मीकि पुराण, वाल्मीकि रामायण में, 52 पुराण में, 22 पुराण में, सब में से क्या कहा गया है, तमसा कहा गया है। मैयर से निकलती है, जुरैरी के पास सतना से। समापन इसका क्या होता है, टोंस और सोन 2 नदियां हैं जो डायरेक्ट गंगा में मिलती हैं, सीधे गंगा में मिलती है यूपी में। वो कहाँ जाके मिलती है, बिहार में जाके मिलती है सोन। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, बीहड़ है, बिछिया है और बेलन। तो यहाँ पे हम देख रहे थे टोंस की कौन कौन सी सहायक नदियां, बीहड़, बिछिया और बेलन। बीहड़ है जो रीवा में क्या है, बहुत सारे जलप्रपात जो हम देखेंगे अभी, उनका निर्माण करती है बीहड़। बिछिया है तो बिछिया के किनारे ही रीवा शहर बसा हुआ है। और एक है बेलन, ये इनके बारे में खास था।
टॉन्स। अब टॉन्स मैंने ड्रॉ कर दी है। टॉन्स के बाद आती है काली सिंध। काली सिंध कहाँ से निकलती है? अब हम यहीं पहुंच जाएं स्टार्टिंग पे। काली सिंध निकलती है यहाँ, ये तो इंदौर था, इंदौर उसके ऊपर उज्जैन, इसके पास में जे देवास, बागली गांव देवास से निकलती है और जाके ये मिलती है चंबल में। कौन सी? काली सिंध। उद्गम होता है बागली गांव देवास से 150 किलोमीटर, समापन चंबल। कौन कौन से? सोनकच्छ, देवास, इसके किनारे बसे हुए हैं, सोनकच्छ और देवास। बागली गांव देवास से निकलती है काली सिंध। इसके बाद जैसे देवास से आगे बढ़ेंगे, इधर आता है सीहोर, तो पार्वती निकलती है सीहोर से। ऐसा कुछ होगा। पार्वती का उद्गम सीहोर से होता है, समापन होता है चंबल में, राजस्थान में जाके। और इसके किनारे कौन से हैं? आस्था है, राजगढ़ है, शाजापुर नगर बसे हुए हैं इसके किनारे। ठीक है, इसके पार्वती नदी के किनारे। पार्वती के बाद आती है कुंवारी। कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है और ये जाकर कहाँ मिलती है? ये भिंड में जाकर कहाँ पे मिलती है? भिंड में मिल जाती है सिंध नदी में जाके, सिंध नदी में मिलती है। इसके बाद है तवा नदी। तवा नदी किसकी है? होशंगाबाद से निकलती है और नर्मदा नदी में मिलती है होशंगाबाद से ही तवा। तवा पचमढ़ी महादेव पर्वत से तो निकलती है और समापन होशंगाबाद में होती है। इस पर क्या है? तवा नगर और पचमढ़ी 2 शहर बसे हुए हैं। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल जो पड़ते हैं वो तवा पुल है। ठीक है, ये हो गई तवा नदी की खास बात। इसके बाद एक कुंवारी नदी। कुंवारी नदी है वो भी कहाँ से निकलती है? शिवपुरी के पठार से निकलती है और लाहौर-भिंड में सिंध नदी में मिल जाती है। कुंवारी नदी। कूनो नदी है वो शिवपुरी के पठार से निकलती है, जिसपे क्या है, इसके पास में क्या है, कूनो अभ्यारण्य स्थापित है, जिसमें अभी रिसेंट में चीता लाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। कूनो नदी। इसके बाद है कैन नदी। कैन कहाँ से निकलती है? कटनी। कटनी से कैन। कैन निकलती है कैमूर की पहाड़ी कटनी से और समापन इसका होता है कहाँ पे? यमुना नदी में। चंबल, बेतवा, कैन 3 नदियां हैं। चंबल, बेतवा, कैन, ये तीनों जाके डायरेक्ट यमुना में मिलती हैं। तो ये कैन का कैचमेंट एरिया जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, कटनी से निकली कैन और ये जाके यमुना नदी में मिल जानी है। ठीक है, बांदा जिले में। और इसके पौराणिक नाम है शुक्तिमती और दर्णावती। वर्तमान में भारत सरकार ने बेतवा और कैन, जो कि सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना की सबसे पहली नदी लिंक परियोजना थी, जिसे अब मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसके बाद सबसे आखिरी कुछ तीसरा चौथा रिवराइन सिस्टम अपने पास कौन सा बचा? बैनगंगा रिवराइन सिस्टम। तो बैनगंगा कहाँ से निकलती है? सिवनी से निकलती है। सिवनी के बाद इसका मैक्सिमम फ्लो कहाँ पे होता है? मैक्सिमम फ्लो करती है ये बालाघाट में, और बालाघाट में लगभग ये बालाघाट शहर है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। उद्गम सिवनी जिले से होता है। इसके बाद ये बालाघाट से ये महाराष्ट्र के भंडारा में और चंद्रपुर में जाके क्या होती है, एक नदी है बर्धन शिखर बैतूल से निकलती है, बरधा, वो जाके इसमें मिलती है और इन दोनों का संगम यहाँ क्या कहलाता है? ये प्राणहिता। फिर प्राणहिता आगे जाके गोदावरी में कनेक्ट हो जाती है। इस बरधा में बीच में इधर पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे निकल के पेंच मिलती है और बावनथड़ी मिलती है। ठीक है, इस तरीके से इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई? बरधा, पेंच और बावनथड़ी किसकी? बैनगंगा की। ठीक है, तो ये गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा थी। इसकी लंबाई कितनी है? 569 किलोमीटर है। सहायक नदी हमने देख ली। और इस पर परियोजना कौन सी है? संजय सरोवर परियोजना। संजय सरोवर परियोजना से भीमगढ़ बांध बोलते हैं, बैनगंगा पर है। और एक है माचागौरा बांध जो कि किस पे है? पेंच नदी पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली नहर है तो वो बैनगंगा नहर थी और हमने देख लिया बालाघाट इसके किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, कौन कौन सी? संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध है वो बैनगंगा के किनारे है और माचागौरा पेंच नदी के किनारे है। ये इसकी हो गई बैनगंगा। अब सबसे लास्ट और सबसे छोटा रिवराइन सिस्टम बचा कौन सा? माही नदी का रिवराइन सिस्टम, आप नदी तंत्र। और माही नदी को क्या कहते हैं? चूंकि ये पूरे ट्राइबल एरिया में बहती है तो इसे आदिवासी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके बहने का थोड़ा क्या अलग अंदाज है, ये ऐसे बहती है, कुंडली के फॉर्मेशन है ना, ऐसे।
तो इस तरीके से क्या करती है, ये जो कर्क रेखा है उसे 2 बार विभाजित कर देती है। तो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली एमपी की कौन सी नदी है, माही नदी है। माही नदी कहाँ से निकलती है, सरदारपुर धार से निकलती है, इसके बाद राजस्थान में, उसके बाद गुजरात में ये वही खंभात की खाड़ी में जाके इसका समापन होता है। इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर। बैनगंगा की कितनी थी, 569 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी कितनी हो गई लंबाई, 560 किलोमीटर, और इसकी है 569। ठीक है, और इस पर कौन कौन सी परियोजना है, इस पर 2 परियोजनाएं, एक तो जमुनालाल बजाज है, बजाज नाम से परियोजना है जो राजस्थान में है, और एक है कड़ाना परियोजना जो कि कहाँ पे, गुजरात में है। गुजरात में है कड़ाना, और जमुनालाल बजाज नाम से कहाँ पे, राजस्थान में। ये इसकी परियोजना है। कौन कौन सी है, चाप, अनास और सोम इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। चाप, अनास और सोम किसकी, माही नदी की। चाप, अनास और सोम ये नदी कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। इस तरीके से क्या है, मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नदियां और नदी तंत्र थे वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी से इन्हीं पर क्या करूंगा, ये नदियां हमने बना ली हैं, इन्हीं पर हम इनके जो नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना या डैम है, उनका अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।